हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो पहले चैप्टर का है गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। और इसको समझने के लिए हमको तीन चीज़ें पहले टूल के रूप में जानना जरूरी है, जिसमें से एक एरिया वेक्टर है, दूसरा सॉलिड एंगल है और तीसरा फ्लक्स है। तो सबसे पहले इसमें वी हैव टू स्टडी अबाउट एरिया वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? तो एनी सरफेस कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है उसे हम उसका एरिया वेक्टर कहते हैं। तो देखिए यहां पर व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस कैन बी represented by represented by a vector drawn outward on the surface, on the surface which surface magnitude magnitude of the area vector is equal to the magnitude of the सरफेस यानी जो भी कोई सरफेस है उसकी जितनी एरिया है उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर इसके बाहर की ओर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो जो ये वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। लेट अस सपोज a स्मॉल एरिया दैट इज डीए। ये एरिया डीए है। अब इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और ये पहले आप पढ़ चुके हैं, कोई अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड को जैसे वेक्टर डीए है तो वेक्टर डीए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर डीए is equals to magnitude of vector dA and n कैप यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो केवल सीधी सी ये बात हमको समझना है कि अगर कोई सरफेस एरिया है तो उस पर अगर बाहर की ओर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और वह परपेंडिकुलर जो है मैग्नीट्यूड में उस सरफेस के एरिया के इक्वल है तो उसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे। अभी जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो जैसे कोई सरफेस एरिया लेंगे, ये सरफेस एरिया लेंगे, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर किया जाएगा ये परपेंडिकुलर जो है दैट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। तो अगर ये फील्ड में किसी भी तरीके से मूव करेगा तो फिर मतलब रोटेट करेगा तो जो फ्लक्स होगा वो चेंज होता रहेगा। तो दैट इज द एरिया वेक्टर of the that is that surface. Now the second term related to this topic is solid angle। जैसे आपने रेडियन में एंगल ये आपने पढ़ा है, लेकिन अब हमको पढ़ना है सॉलिड एंगल। दूसरा टर्म जो आएगा दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, एंगल एंगल formed by any spherical surface at the
center of the sphere is called area vector. It is denoted by omega, and the unit of solid angle is steradian, and unit of solid angle is रेडियन, और इसका यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल। यानी कोई भी स्फेयर का अगर एरिया, किसी स्फेयर के सरफेस एरिया का कोई हिस्सा लिया जाए तो वो जितना एंगल सेंटर पर उस स्फेयर के फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर नहीं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब यहां पर ये देखें, let us suppose a sphere of radius small r. Let us suppose ये sphere of radius small r and take a small, infinitely small area element of this surface, that is dA. That point O be the center of this sphere. तो ये एंगल जो ये सरफेस एरिया जितना एंगल फॉर्म करेगा, तो इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो जो एंगल होगा दैट इज डी ओमेगा, और रेडियस इसका हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू आर। यानी आप जैसे कोन इमेजिन करते हैं, इमेजिन करिए एक स्फीयर है और उसका थोड़ा सा सरफेस एरिया लेंगे, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगा वो कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये जो राउंड पूरा ये देख रहे हैं, ये जो इतना है, ये सॉलिड एंगल है। तो इफ द DA be the, let DA be the small area element of a sphere of radius small r, and d omega be the solid angle formed by small area element on its center, then d omega is equals to dA by r स्क्वायर। जैसे आप पहले पढ़ते थे आर्क बाई रेडियस, वो आपने एंगल पढ़ा था रेडियस में। तो यहां पर जब सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं तो सरफेस एरिया बाई डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट इज द सॉलिड एंगल फॉर्म बाई द एरिया एलिमेंट DA एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इफ DA इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यानी यहां पर लिख सकते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ DA इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, मतलब क्या है? ये होल सरफेस, ये क्या हो? होल सरफेस हो, तो यू कैन राइट 4 पाई स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ DA। तो यहां पर अगर हम ये लिख सकते हैं ये कि d ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, d ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टे रेडियन
होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आया, एनी क्लोज सरफेस, कोई भी अगर क्लोज सरफेस होगा दैट फॉर्म 4 पाई स्टेरेडियन एंगल एट एनी पॉइंट लाइज इनसाइड इट, कोई भी बंद सरफेस अपने भीतर स्थित किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज 4 पाई। ये एक क्वेश्चन है कि कोई भी क्लोज सरफेस अपने भीतर स्थित किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, तो द आंसर इज 4 पाई। ये इसको नोट डाल करके हम लिख सकते हैं यहां पर, नोट एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस फॉर्म 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट लाइज इन साइड इट, ये लाइज इनसाइड इट। अब ये देखना है आपको, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन हो तब वो कितना एंगल फॉर्म होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉस थ्योरम। नेक्स्ट इसी सॉलिड एंगल से रिलेटेड है कि लेट अ सरफेस, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट है, यहां पर देखिए एक ये सरफेस है, ये अगर इस लाइन को हम आगे प्रोसीड करें तो ये होगा, और यहां पर ये आर डिस्टेंस पर है, लेट इट एरिया एलिमेंट डी ए लाइज एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड यूनिट वेक्टर along this line that is n कैप। अगर आप ये n कैप लिख रहे हैं तो एरिया वेक्टर आप देखें, डीए का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये होगा दैट इज एरिया वेक्टर डीए। मान लीजिए कि इसके बीच का एंगल थीटा है, जो ये लाइन ज्वाइंट की गई है, ये आगे बढ़ाए तो इसके एक अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, और ये एरिया वेक्टर अगर कोई भी सरफेस एरिया है डीए, तो उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए बाहर की तरफ, कितना, जितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो दैट वेक्टर डीए इज द एरिया वेक्टर ऑफ डीए है। अब एक अगर हम स्फीयर ड्रा करें आर रेडियस का, तो आप देखें यहां पर ये इसका आर रेडियस का अगर हम एक स्फीयर ड्रा करें तो ये इसका प्रोजेक्शन जो होगा ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा होगा, और ये इतना एंगल जो होगा दैट इज सॉलिड एंगल डी ए। तो देखें इसमें लेट a small area element dA lies at small r distance from O। O से डीए स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, लेकिन ये थोड़ा इंक्लाइंड है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ as shown in the figure if we draw a sphere if we draw a sphere of
रेडियस आर, रेडियस आर, डिस्टेंस ऑफ द एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट फ्रॉम ओ। यानी ये कितने रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं, जितना कि ओ से इस एरिया एलिमेंट का डिस्टेंस है। तो इफ वी ड्रा ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ, देन projection of dA on the sphere will be dA cos थीटा। यानी इस dA का अगर हम प्रोजेक्शन यानी जो परपेंडिकुलर हो ये ड्रा करें तो ये dA cos थीटा होगा, dA cos थीटा होगा। अब यहां पर आप लिख सकते हैं इसमें कि सॉलिड एंगल फॉर्म बाई DA at O, d ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो इस एरिया एलिमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो DA cos थीटा है, और DA cos थीटा कितना एंगल बनाएगा, जितना कि एरिया एलिमेंट DA बनाएगा। तो यू कैन राइट डी ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है, एन कैप के परपेंडिकुलर है, तो सीधा DA बाई cos थीटा। अगर ये दोनों DA और एन कैप परपेंडिकुलर, अगर ये DA और एन कैप पैरेलल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, DA बाई आर स्क्वायर होगा। अगर ये किसी एंगल पर है तो ये सॉलिड एंगल कितना होगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो जैसा कि हमने बताया कि गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीन चीजें पढ़ना है। तो उसके बाद फिर हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो अब इसमें थर्ड टॉपिक जो है वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अगर जैसे ये कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, और एक दूसरी प्लेट हो नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस जो दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, इमेजिन किया गया है, ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की होंगी। अब अगर आप कोई सरफेस रखेंगे तो इस सरफेस से तमाम इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी। ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर भी फ्लक्स डिपेंड करेगा, इस सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करेगा, और इस सरफेस के पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। जब सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी, और जब ये सरफेस पैरेलल हो जाएगा फील्ड के तो जीरो लाइन पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through any surface is called
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और ये आप ध्यान से देखें, पहले आपको बताया गया कि डेंसर लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, रेयरर लाइन रिप्रेजेंट वीक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us suppose a surface area is placed S placed in नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अगर हमको फ्लक्स फाइंड करना है तो सरफेस एरिया और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, पर अगर ये इंटेंसिटी सेम हो तब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस एरिया ले लें, जैसे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिफरेंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है तो हम पूरा फ्लक्स एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। फॉर दैट पर्पस वी टेक अ इन्फिनिटली स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट सरफेस एरिया। हम इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा ये लेते हैं, मान लीजिए ये इतना छोटा सा हिस्सा हमने लिया ds, ये हिस्सा लिया, दैट इज स्मॉल एरिया। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और एरिया वेक्टर जो होगा ds का ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ds, ये होगा। लेट अस सपोज द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। तो यहां लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area element dA can be written as d phi e, कैन बी रिटन एज डी फाई ई। फाई फ्लक्स से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई सफिक्स लगा दिए हैं, और यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, सो वी राइट डी फाई ई। इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, डी फाई ई लिख रहे हैं ये। तो देखिए आप इसमें डी फाई ई, that is the electric flux d phi e, that is the electric flux passing through the small area element is equals to vector e dot vector ds। ये क्या होगा, वेक्टर e dot vector ds। इसीलिए हमने कहा था, यहां पर आप देखिए ये जो ds है ये एरिया नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है, ये सरफेस एरिया है, और इसका जो एरिया वेक्टर है जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया होगा बाहर की ओर, और जिसका मैग्नीट्यूड इसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ये एरिया एलिमेंट है। तो दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। एक बार ये बात फिर से क्लियर होना चाहिए कि ये सरफेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो सीधा सीधा हम फ्लक्स फाइंड कर सकते थे, पर इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेम मान सकते हैं, दैट इज वेक्टर ई, और इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज ds। अब अगर इस छोटे से हिस्से के से हम फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई ds, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through
passing through whole surface S। तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी क्वांटिटी हम एक साथ पूरी नहीं फाइंड कर सकते तो छोटे छोटे हिस्से में फाइंड करके उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स है ये इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स है, इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स। और अगर हम इसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो वी गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस एरिया। और इसको हम फिर एक लाइन में लिख सकते हैं कि फाई ई दैट इज इक्वल्स टू, फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई और ये ई डी एस एंड कॉस थीटा, वेयर, यही बात ध्यान रखना, वेयर थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल between ds and e, वेक्टर e एंड ds। ये बात ध्यान रखना है। लोग ये समझते हैं कि थीटा जो है, जैसे ये कहा जाता है कि एक सरफेस जो है परपेंडिकुलर है, तो अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर जो इसका होगा वो फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल नहीं लिखना है। अगर द फील्ड इज टुवर्ड राइट, अगर ये राइट के तरफ है और सरफेस परपेंडिकुलर है तो ये मतलब नहीं है कि ये एंगल 90 नहीं कहेंगे, इसका फिर हम एरिया वेक्टर ये लिखेंगे। तो देखिए एरिया वेक्टर और फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा। सो वी हैव राइट टू थीटा इज इक्वल्स टू 0 और वी गेट, अगर ये पैरेलल हो जाए तो थीटा 0 हो जाएगा और ये एंगल जो आएगा वो आ जाएगा, ये जो फ्लक्स आएगा दैट इज ईडीएस। तो ये तीन बातें इसमें हैं जो गॉस थ्योरम के लिए हमें जरूरी है, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन तीनों को पढ़ने के बाद अब दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये गॉस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ने के लिए ये तीनों बातें जरूरी थी, इसलिए हम लोगों ने इसे पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।